नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक पाषाण काल की शुरुआत की और पाषाण काल का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो कल की क्लास में आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण मिले वे सब एक ही प्रकार के नहीं थे, बल्कि उपकरण में भिन्नता थी। और उपकरण के भिन्नता के आधार पर हमने उसको 3 भागों में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा। तो तीनों जो सब टॉपिक है, अर्थात पूरा पाषाण काल के तीनों सब टॉपिक की चर्चा कल की क्लास में हुई, कल के वीडियो में आपने देखा होगा। अब उसके आगे का जो पाषाण काल का दूसरा वर्गीकरण है मध्य पाषाण काल, उसकी शुरुआत आज मैं करूँगा। तो ये आज का टॉपिक होगा मध्य पाषाण काल। तो ये जो पाषाण काल है भारतीय इतिहास का ये पहला टॉपिक है। इससे प्रश्न ध्यान रखना है कि न केवल यूपीएससी में, आईएएस में, बल्कि जितने भी स्टेट्स सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, बिहार पीसीएस हो, झारखंड हो, जिस स्टेट्स का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहेंगे या और भी कोई एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो वहाँ से इसके प्रश्न मिलते हैं। सामान्य से प्रश्न बनते हैं। और कल के क्लास को, कल के पहले की क्लास को, वीडियो को जब आप देखेंगे तो बहुत सारे, आप जब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस जो वीडियो है, जो क्लास लिया गया है, उससे मिल रहे हैं। तो ध्यान से टॉपिक को समझना है। इसलिए समझना है कि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आपने ध्यान से टॉपिक को सुना है, वीडियो को देखा है, तो निश्चित रूप से वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक मध्य पाषाण काल, जिस तरीके से पूरा पाषाण काल को हमने देखा, उसी तरीके से अब मध्य पाषाण काल को देखेंगे। तो मध्य पाषाण काल में हम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका काल हमने बता दिया है कि मध्य पाषाण काल का जो काल है वो 9000 से लेकर के और 4000 ईसा पूर्व तक का है। मध्य पाषाण काल का काल, ठीक है, कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का है। इसका मतलब कि इसके जो उपकरण मिले, इस समय के जो अन्य साक्ष्य मिले, वो 4000 बीसी तक हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि इसकी जो जानकारी हुई है, इसके विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, वह जानकारी प्राप्त हुई है सीएल कार्लाइल के द्वारा। ठीक है, एक विद्वान है सीएल कार्लाइल। 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में उनको कुछ लघु पाषाण उपकरण मिले। इसके पहले के जो पत्थर के उपकरण थे, अर्थात पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के उपकरण थे, उससे भिन्न प्रकार के उपकरण इस समय 1857 ईस्वी में सीएल कार्लाइल को मिला। तो जानकारी जो मिलती है इस काल के विषय में, वह है सीएल कार्लाइल के द्वारा 1857 ईस्वी में, ठीक है, विंध्य के क्षेत्र में कुछ लघु पाषाणोपकरण के माध्यम से उन्होंने एक नवीन कालखंड की खोज की, जिसे मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यह मध्य पाषाण काल आप देखेंगे कि एक प्रकार का मध्यवर्ती काल है। मध्यवर्ती काल कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी अपनी अलग से कोई बहुत ज़्यादा विशेषता इसकी नहीं है। इसके इसमें कुछ तत्व जो है पूरा पाषाण काल के हैं और कुछ नवपाषाण काल के हैं। इसलिए इसे मध्यवर्ती काल या संक्रमणकालीन काल के नाम से जाना जाता है। तो इस समय हम देखेंगे कि यह संक्रमणकालीन काल है। इसका मतलब ये है कि इस समय
कुछ कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे कि 9000 ईसा पूर्व तक आते आते जलवायु अपेक्षाकृत शुष्क और गर्म होने लगा। मतलब जलवायु में परिवर्तन हुआ। तो जलवायु में जो परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब पेड़, पशु पक्षी और पेड़ पौधों की प्रजातियों में भी परिवर्तन हुआ। तो यह जो परिवर्तन हुआ देखने को मिला, इसके कारण काल में परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है कि अब यह जो परिवर्तन हुआ, यह हमने कहा कि पशु पक्षी और औजार के सब की जितने भी थे किस्म में, प्रजातियों में परिवर्तन होने लगा। अब भिन्न प्रकार के, नवीन प्रकार के औजार बनने लगे। औजार बनाने की तकनीकी में परिवर्तन हुआ। इस समय क्या था कि अब छोटे छोटे औजार बनने लगे, जिसको लघु पाषाण उपकरण अर्थात माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो इस समय छोटे छोटे औजार बनने लगे। छोटे छोटे औजार बनने का मतलब क्या, कारण क्या था? तो छोटे औजार बनने का कारण ये था, हमने कहा कि जलवायु गर्म और शुष्क हुआ, जलवायु अर्थात जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो पेड़ पौधों अर्थात वनस्पतियों की किस्म में, प्रजातियों में और पशु पक्षी के प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। अब क्या था कि छोटे छोटे अब पशु पक्षी मिलने लगे, छोटे छोटे पशु पक्षी मिलने लगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके शिकार के लिए अब हमें छोटे उपकरण की आवश्यकता थी और इसलिए इस समय लघु पाषाण उपकरण बनाए गए। तो अब है आपने देखा, भी हमने आपको बताया कि यह काल एक मध्यवर्ती काल है, संक्रमणकालीन काल है। इसके पीछे जो रीज़न है, लॉजिक है, उसको आप देखिए, ठीक से समझ लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ तत्व पूरा पाषाण काल के और कुछ तत्व नव पाषाण काल के शामिल हैं, इसलिए इसे मध्यवर्ती काल कहा गया। जैसे आप देखिए कि पूरा पाषाण काल में जीविकोपार्जन का जो साधन था, खाद्य संग्रह, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये जीविकोपार्जन के साधन हैं। ये तो चले ही आ रहे थे पूरा पाषाण काल से। लेकिन पशुपालन जो नव पाषाण काल की देन है, उसकी आंशिक शुरुआत कहा जाता है कि यहाँ से होता है, मध्य पाषाण काल से होता है पशुपालन की आंशिक शुरुआत। इसलिए जीविकोपार्जन के क्षेत्र में भी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला। दूसरी बात आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो चापर, चापिंग, हैंडेक्स, ठीक है, स्क्रैपर, पॉइंट, ठीक है, क्लेवर, ये सब जो हमें औजार मिले, उपकरण मिले, ये उपकरण तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ साथ इस समय हमें नवीन प्रकार के उपकरण मिले, जिसे लघु पाषाण उपकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसको हमने कहा कि यह एक मध्यवर्ती काल है। इस समय जो आप देखेंगे कि इस समय जो हमें उपकरण मिले, इस समय जो उपकरण मिले हैं, आप मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल में कहा इस समय जो उपकरण मिले हैं, वे उपकरण मुख्य रूप से माइक्रोलिथ है, छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे, उसमें आप देखेंगे कि ये उपकरण जो है छोटे छोटे हैं। तो ये छोटे छोटे मतलब क्या था कि इनकी लंबाई 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक होती थी। आप देखिए कितने छोटे उपकरण है कि 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती थी। तो इसका मतलब ये था कि छोटे छोटे उपकरण बने हैं। छोटे औजार इसलिए बने हैं कि छोटे छोटे पशु पक्षी, जो पशुओं की जो छोटे छोटे किस्म आ गए थे, प्रजाति आ गई, तो उनको ये शिकार करके आसानी से अपने खाद्य में प्रयोग कर सकते थे। तो छोटे छोटे पशुओं के शिकार करने के लिए छोटे और तीक्ष्ण औजार की आवश्यकता थी, इसीलिए इस समय माइक्रोलिथ नामक औजार बनाया गया। अब देखिए इसमें क्या है, इस समय ब्लेड बने, ठीक है ना। अब ये जो है उपकरण है, हमने कहा कि जो पूरा पाषाण काल के उपकरण थे, वे उपकरण तो इस समय चल ही रहे थे। जैसे इस समय आप ब्लेड देखेंगे, ठीक है, एक औजार हो गया, एक औजार हो गया त्रिकोण हो गया, ठीक है, एक औजार है नौचंद्राकार, एक औजार है समलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने कहा कि ब्लेड, तो आप देख रहे हैं कि ब्लेड औजार जो दोनों ओर से धारदार बना दिया गया था, हमने कल कहा था, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती थी, वो औजार क्या था, ब्लेड था।
त्रिकोण मतलब क्या था कि जैसे यहाँ पर देखिए कि ये औजार बना, ऐसे बना, ये त्रिकोण हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए कि नुकीला है, पॉइंट है, शार्प है, कि अर्थात इसको फेंक करके आसानी से छोटे जो पशु होते थे उनको आसानी से शिकार करके अपने खाद्य में प्रयोग, भोजन में प्रयोग कर सकते थे। तो ये त्रिकोण होता था। इसको दूसरा औजार है नवचंद्राकार। नवचंद्राकार क्या था कि इसमें क्या था कि इसका एक सिरा, एक ओर जो होता था वह एक प्रकार से थोड़ा सा चंद्रनुमा मतलब वृत्ताकार नुमा होता था। जैसे आप कह सकते हैं कि ऐसे ये बनता था, ऐसे बना, ये बना। तो यहाँ पर जो है ये गोलाई लिए हुए वृत्ताकार नुमा होता था, ये नवचंद्राकार हुआ। समलंब जो होता था, ठीक है, तो कई भाग इसके पॉइंटेड होते थे, नुकीला होते थे, कई पॉइंटेड होते थे कि अगर उसको फेंका गया, जानवर को मारने के लिए फेंका गया, तो किसी भाग से, किसी कोने से अगर जानवर को लगा तो जानवर वहीं गिर जाएगा और मर जाएगा। जैसे अब आप इसको इस रूप में देख सकते हैं, ये ऐसे हुआ और ये थोड़ा सा मुड़ करके ऐसे चला गया, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है। इसको हम समलंब कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एक पॉइंट, ये भी पॉइंट निकल गया है, ये भी निकल गया है, इधर से भी है, इधर से भी, कहीं से अगर जानवर को लगेगा तो जानवर वहीं पर गिर जाएगा और मर जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है इस समय के मुख्य उपकरण हैं। हमने कहा कि ये मुख्य उपकरण लघु पाषाण उपकरण हैं, छोटे छोटे उपकरण हैं। यद्यपि पहले के उपकरण जो पूरा पाषाण काल में आपने देखा वो तो यहाँ पर चल ही रहे थे, ठीक है। अब देखिए कि इस समय जो उपकरण बने, ये जो उपकरण बने वे किस प्रकार के पत्थर के थे, किस प्रकार के पत्थर से बने थे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले के जो उपकरण बने जिसमें हमने कहा था क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट। तो इसका मतलब क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, ये तो पत्थर चल ही रहे थे। इसके साथ साथ इस समय जो है कई अन्य प्रकार के पत्थर जो है का प्रयोग होने लगा। जैसे कैल्सीडोनी है, स्फटिक है, अगेट है, ठीक है, कार्नेलियन है। तो इस प्रकार के, जैसे आप देखेंगे कैल्सीडोनी है, स्फटिक है, अगेट है, कार्नेलियन है, इन पत्थरों का भी यहाँ पर उपयोग किया जा रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कहा कि जो पत्थर के उपकरण मिले वे पत्थर पहले के पत्थर जैसे क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट के तो बनते ही थे। इसके साथ साथ कैल्सीडोनी, स्फटिक, अगेट और कार्नेलियन पत्थरों से भी औजार का निर्माण किया गया था। तो यह मध्य पाषाण काल आप देखेंगे, हमने कहा कि इस समय यह हिमयुग के बाद का काल है कि जैसे उच्च पुरा पाषाण काल का हिमयुग की समाप्ति वहाँ पे होती है और उसके बाद जलवायु में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप देखेंगे कि अनेक क्षेत्रों में हमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक जो नव पाषाण काल में जिन चीज़ों की खोज हुई, जो नव पाषाण काल की देन जिसे कहा जाता है, वह सब के सब आंशिक रूप से ये मध्य पाषाण काल में भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपने देखा दो चीज़ों को, सबसे पहले कि मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी, कहाँ से उस जानकारी मिलती है, इसको हमने कहा। इस समय में जो जलवायु में परिवर्तन हुआ उसके फलस्वरूप पशु पक्षी और पेड़ पौधों के किस्म में परिवर्तन हुआ, उसके लिए नए नए उपकरण बनाए गए, ठीक है, नवीन उपकरण बनाए गए। वे उपकरण कौन थे और उस उपकरण को बनाने के लिए किन किन पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ये अभी आपने देखा।
अब देखिए, अब जो हम बताने जा रहे हैं कि अब आपको ये देखना है कि मध्य पाषाण काल भारत के मध्य पाषाणकालीन स्थल भारत के किन किन क्षेत्रों में है। ठीक है, तो भारत के किन प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं और उन स्थलों से इस समय के क्या साक्ष्य मिले हैं। बस पढ़ना यही है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं और उन स्थलों से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या वहाँ पर हमें वहाँ से जानकारी मिलती है, इसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमने पहले की वीडियो में चर्चा किया था, शायद आपको याद होगा कि इतिहास को अब चूँकि हमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं उस साक्ष्य के आधार पर अब हम अपने पढ़ाई करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे जो साक्ष्य मिला उसके आधार पर। तो हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था, शायद याद हो, कि इतिहास में 4 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र, 4 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र पूरी तरह से वैचारिक होता है। इसके लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र ऐसे 2 क्षेत्र हैं जिसके लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी नहीं है, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इस क्षेत्र से संबंधित जो है जानकारी के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो जो साक्ष्य मिला उस साक्ष्य से हम बेहतर अनुमान क्या लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि इतिहास के 4 क्षेत्र होते हैं, जैसे हमने कहा उसमें बताया था आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो 2 क्षेत्र सामाजिक और राजनीतिक के लिए आपने देखा, राजनीतिक और सामाजिक के लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है। चूँकि यह जो प्रागैतिहासिक काल है हमने पहले ही बता दिया था, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि इस समय जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हम इस समय के 2 क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। एक होगा आर्थिक क्षेत्र, दूसरा होगा सामाजिक क्षेत्र। अर्थात मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसकी आर्थिक स्थिति इस समय की, और जो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत मिले, साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर हम इस काल की आर्थिक स्थिति को देखेंगे और उसी के साथ साथ इस काल की हम सांस्कृतिक स्थिति को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम अब आपको हमने कहा कि जो हमारे पास साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य है, उसके आधार पर हम अध्ययन के तरीके में परिवर्तन करेंगे। पूरा पाषाण काल में ऐसा नहीं देखा था, इसलिए कि जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। केवल पत्थर के उपकरण मिले थे और छोटे मोटे जो चीज़ मिले उसके आधार पर जो चीज़ें अनुमान लगाई जा सकती थी वो हमने बताया था आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट बताएंगे। जैसे हमने बार बार ये कहा है कि लोगों में ये धारणा है, गलत धारणा है कि इतिहास फैक्टों से भरा हुआ है और इसको पढ़ो और भूल जाओ, भूलने के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन नहीं, उसी चीज़ को गलत साबित करना है कि नहीं, केवल फैक्ट नहीं है, बल्कि उस फैक्ट को अगर हम कॉन्सेप्ट के आधार पर रखेंगे तो भूलने की संभावना कम हो जाएगी। अब चूँकि मध्य पाषाण काल में हमें इसके क्षेत्र के विषय में जानकारी की, मध्य पाषाणकालीन कौन कौन स्थल है और वहाँ से किन किन चीज़ों का हमें साक्ष्य मिला है, उसके लिए ही हमने इसको 2 सब टॉपिक में बांट दिया कि अर्थात इस समय जो हमारे पास साक्ष्य है उस आधार पर कि आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। अब इसी आर्थिक स्थिति के अंतर्गत जहाँ जहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो फैक्ट हम डालते, अर्थात उस स्थल को डालते हुए चले जाएंगे। अब आप समझ लेंगे कि इस समय में कैसे हम इस टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पर
प्रमुख स्थल भी देख लेंगे इसमें, और उन स्थलों से किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है। आर्थिक स्थिति में हमने कहा था कि जब भी किसी काल के आर्थिक स्थिति की हम चर्चा करेंगे, इसका मतलब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन आता है, द्वितीय क्षेत्र में शिल्प एवं उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और परिवहन आता है। ठीक है, परिवहन यातायात आता है। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर सिर्फ हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की चर्चा कर सकते हैं, मतलब कृषि और पशुपालन और इसके साथ साथ शिल्प एवं उद्योग, सिर्फ इसी की चर्चा हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस समय में कृषि की स्थिति, पशुपालन की स्थिति और दूसरा है शिल्प एवं उद्योग की स्थिति। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल में हम कृषि से संबंधित चीज़ों की चर्चा करेंगे, लेकिन कृषि जो है वह नव पाषाण काल की देन है। हमने पहले ही कहा कि कुछ तत्व इसमें जो है वह नव पाषाण काल के हैं। इसका मतलब जिन चीज़ों की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई उसको हम यहाँ पर आंशिक शुरुआत के रूप में देखेंगे। तो कृषि की शुरुआत, कृषि यद्यपि नव पाषाण काल की देन है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कृषि की आंशिक शुरुआत होती है मध्य पाषाण काल में। चूँकि नव पाषाण काल का जो काल है वह 7000 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कृषि की आंशिक शुरुआत जो है इस समय हुई, अर्थात जंगली पेड़ पौधे थे, जंगली इस समय अनाज मिला, और उस जंगली अनाज को उन्होंने क्या किया था कि जंगली जो फसल थे उसको खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया था। इसीलिए उसको हम कृषि का यहाँ पर नाम देते हैं कि कृषि में इस समय कृषि की आंशिक शुरुआत हुई। अब देखिए, यहाँ पर हम कृषि के विषय में सबसे पहले बात करेंगे और देखेंगे कि कृषि से संबंधित साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 स्थल मध्य पाषाण कालीन स्थल माना जाता है। महदहा, दमदमा, सरायनाहर, अर्थात सरायनाहर, महदहा और दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हैं, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दमदमा एवं महदहा, हम मैप नहीं बना रहे हैं, मैप हम पहले दिन बता दिए थे आपको पहले एक वीडियो में उस समय। अब आपको हम स्टेट बताएंगे और वो मैप आपके पास होगा, उस मैप में आप लोकेट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि महदहा और दमदमा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का स्थल है, यहाँ से इन दोनों स्थलों से सील एवं लोढ़े के साक्ष्य मिले हैं। सील एवं लोढ़े के साक्ष्य मिले हैं और इससे यह अनुमान लगाया गया कि निश्चित रूप से महदहा और दमदमा में कृषि का उत्पादन होता होगा। ठीक है, क्यों? इसलिए कि आज भी आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों में से भी जो लोग भी गांव से संबंधित होंगे उनको पता होगा कि गांव में सिल एवं लोढ़े होते थे, जिसका उपयोग कृषि जनित चीज़ों को पीसने के लिए होता था। जैसे मसाले इत्यादि को पीस करके हम सब्जी में डालते हैं, तो पहले, अब आजकल तो मिक्सर का प्रयोग होता है, लेकिन पहले महिलाएं क्या करती थी, सिल और लोढ़े से मसाले को पीसती थी और उस पर अन्य चीज़ों को भी पीसती थी। ठीक है, तो सिल एवं लोढ़े के साक्ष्य मिले। तो आज के उस सिल और लोढ़े से जब हम उसकी तुलना करते हैं तो यह लगता है कि निश्चित रूप से इसका प्रयोग जो है कृषि जनित चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता
होगा। ठीक है, और इसीलिए यह अनुमान लगाया गया कि तत्कालीन समय में कृषि से लोग परिचित थे, यद्यपि उस समय जंगली फसल ही थे। जो जिस फसल से खाद्यान्न को निकाल करके काम करते अपने उपयोग में लाते थे, खाद्यान्न में लाते थे, तो वो जंगली फसल ही थे इस समय, इसलिए कहा गया कृषि की आंशिक शुरुआत हुई। इसी समय में देखा जाता है कि साक्ष्य नंबर 1 और साक्ष्य नंबर 2 दिखेंगे कि यहाँ राजस्थान में है सांभर झील। राजस्थान में सांभर झील है, तो वहाँ से देखा गया कि 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व में पौधे उगाए जाने के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, राजस्थान के सांभर झील से, कि 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व में वहाँ से पौधे उगाए जाने के साक्ष्य मिले। तो ये आपने देखा, हम आपसे बताए थे कि मध्य पाषाण कालीन हमें स्थलों को देखना है कि किन किन स्थलों से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि याद करने में आपको सुविधा होगी। यह बताने का मतलब सिर्फ ये है कि रटने की जरूरत नहीं, आपको उसी स्ट्रक्चर पे कि आर्थिक स्थिति में हमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को देखना है। तो अब मध्य पाषाण काल में कृषि का अगर विकास हुआ तो कृषि संबंधित साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा और याद करने की अधिक जरूरत नहीं होगी, एक बार दिमाग में बातें बैठ जाएगी। तो कृषि संबंधित यहाँ पर साक्ष्य जो है दमदमा, महदाहा और सांभर झील जो राजस्थान में है वहाँ से हमें मिला है। अब दूसरा है, यहाँ पर देखेंगे पशुपालन। पशुपालन मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे कि पशुपालन की भी शुरुआत होती है, लेकिन यह सब के सब नव पाषाण काल के दिन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी आंशिक शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर भी पशुओं की मतलब पशु पालना शुरू हो गया है। तो इस समय पशुओं की हड्डी और अधजले हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। तो पशु जो रेडियो कार्बन डेटिंग से सबका काल निर्धारण होता है, तो पशुओं की हड्डी और चूल्हे में अधजले हड्डी का साक्ष्य मिला। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग पशुपालन से परिचित थे। एक स्थल है राजस्थान में बागोर, ठीक है, और दूसरा है मध्य प्रदेश में आदमगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर हम बागोर और आदमगढ़ की चर्चा जो करेंगे उसके पहले हम आपको बताएं कि लंघनाज और दमदमा एक स्थल है। ये हमने कहा कि पशुओं की हड्डी एवं चूल्हे में जली अधजले हड्डी के साक्ष्य मिले। हमने कहा कि इस समय पशुओं की हड्डी और चूल्हे में जली अधजले हड्डी के साक्ष्य मिले। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये साक्ष्य है गुजरात में एक स्थल है लंघनाज, एक स्थल है गुजरात में लंघनाज, और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हमने कहा है कि एक स्थल है दमदमा। ठीक है, तो लंघनाज और दमदमा से हम देखते हैं कि पशुओं की हड्डी और चूल्हे में जले अधजले हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, लंघनाज और दमदमा, ध्यान रखना है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि इस समय के लोग पशुपालन भी करते थे, पशुओं से भी परिचित थे। इसके पहले आपने इस प्रकार के साक्ष्य को नहीं देखा, तो यहाँ पर चूंकि पहली बार आप देख रहे हैं इसलिए हम इसको पशुपालन में पढ़ते हैं। दूसरा हमने कहा कि पशुपालन संबंधी एक, और दूसरा राजस्थान में एक प्लेस है बागोर और मध्य प्रदेश में एक प्लेस है आदमगढ़। ठीक है, राजस्थान में एक प्लेस है बागोर और मध्य प्रदेश में एक प्लेस है आदमगढ़। यहाँ से कहा जाता है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। बागोर और आदमगढ़, बागोर कहाँ है? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और बागोर जो प्लेस है, ध्यान में रखना है, बागोर जो स्थल है वह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है।
बागोर कहाँ है? राजस्थान में। यह मध्य पाषाणकालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल बागोर को माना जाता है। तो यहाँ से पशुपालन से, बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन का हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ये आप देखिए कि जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं जो पशुपालन के, वो लंघनाज से, दमदमा से, बागोर से, आदमगढ़ से। लंघनाज कहाँ है? गुजरात में। दमदमा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लेस आपने मैप आपकी कॉपी में होनी चाहिए और मैप में इस सारे प्लेस को आप लोकेट करते चलिए, देखते चलिए, ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। शिल्प एवं उद्योग, अब देखिए कि अब इस समय हम देखेंगे कि इस समय के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए थे। तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं, उसमें सबसे पहला जो शिल्प एवं उद्योग का जो पहला उदाहरण है वह है मिट्टी के बर्तन। इस समय हाथ से अनगढ़े मिट्टी के बर्तन का हमें साक्ष्य मिले हैं। हाथ से अनगढ़े मतलब इस समय चूंकि चाक का कुंभकारी की शुरुआत नहीं हुई थी, चाक की शुरुआत नहीं हुई थी, तो हाथ से अनगढ़े मिट्टी के बर्तन के हमें साक्ष्य मिले। तो यह साक्ष्य जो मिले हैं वह गुजरात के लंघनाज से, ठीक है, यह साक्ष्य जो मिले हैं वह लंघनाज से, गुजरात में प्लेस से अभी बताया है। और दूसरा है उत्तर प्रदेश में चूपानी मांडू। गुजरात के लंघनाज से हमें मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले और चौपानी मांडू जो है वह उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज में एक जगह है चौपानी मांडू, यहाँ से भी मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले। और ये जो मिट्टी के बर्तन थे, आपने देखा, हमने कहा कि अनगढ़े थे, हाथ से बनाए गए थे। तो यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। और जो जो साक्ष्य जहाँ जहाँ से मिला है, जिन चीज़ों को साक्ष्य, उसको आप कॉन्सेप्ट के आधार पर रखते हुए चले जाएंगे। दूसरा जो निर्माण हुआ है, इस समय मिट्टी के बर्तन के साथ साथ हमें हड्डी एवं सींग के उपकरण, पशुओं का सींग होता है उसके उपकरण के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर एक है मिट्टी का बर्तन, दूसरा है हड्डी एवं सींग के उपकरण। ये दोनों जो हड्डी, पशुओं की हड्डी और पशुओं के सींग से इस समय उपकरण बनाया गया था। तो ये जो उपकरण है, यह दोनों दमदमा और सरायनाहर, आप देख रहे हैं, हमने बताया है दमदमा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में दमदमा है, उत्तर प्रदेश में सरायनाहर है। तो दमदमा और सरायनाहर से इस समय हड्डी एवं सींग के हमें उपकरण मिले हैं। तो अभी आपने क्लास में अभी दौरान देखा कि उत्तर प्रदेश के दमदमा और महदहा, राजस्थान का सांभर झील, यहाँ पर आपने देखा बागोर है, आदमगढ़ है, ठीक है। तो ये सारे लंघनाज है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वह किन किन राज्यों में है, विभिन्न राज्य में जो प्लेस है उसको हम आपको बताते चल रहे हैं। तो मिट्टी के जो बर्तन हैं, लंघनाज गुजरात में, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में, दमदमा और सरायनाहर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से निर्माण कार्य में मिट्टी के बर्तन और हड्डी एवं सींग के उपकरण के हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो गया आपका, ये आर्थिक स्थिति में आपने देखा कि हमने कहा कि जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उन साक्ष्यों से हम जो बेहतर अनुमान लगा सकते हैं, उस अनुमान को हम कॉन्सेप्ट के आधार पर रख करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सांस्कृतिक क्षेत्र में हमने बताया था कि सांस्कृतिक क्षेत्र में हम भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ठीक है, मृतक संस्कार है, मनोरंजन के साधन है, ठीक है। हम इस समय विभिन्न प्रकार की कला की बात अगर करें तो ये सब के सब हम सांस्कृतिक क्षेत्र में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में हम पढ़ते हैं। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में इस समय जो आप देख रहे हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में
जो हमको बताना है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ बोले हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बताएं। यहाँ पर अब हमें विभिन्न पूर्व मध्य पाषाणकालीन विभिन्न स्थलों से जो साक्ष्य मिले हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हम बताएंगे। हम चूँकि कॉन्सेप्ट के आधार पर बता रहे हैं, रख करके बता रहे हैं, ताकि याद करने में आपको दिक्कत ना हो कि कौन कौन सा स्थल है क्या है। एक तो आपने मैप बना लिया, और मैप में जो हम प्लेस बोले हैं उत्तर प्रदेश में, आप देखिए मध्य पाषाणकालीन स्थल है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, सरायनहर, दमदमा, महदहा। दूसरा प्लेस राजस्थान में बागोर है। तीसरा हम गुजरात में लंघनाज बताए हैं। चौथा मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो आदमगढ़ का हम नाम बताए हैं। तो ये सारे प्लेस को जो है आप अपने मैप में देखते चलेंगे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये स्थल पाए गए हैं उसको देख के चलेंगे। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में सभी चीज़ों के विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर हम भोजन है, आवास है और मृतक संस्कार जो साक्ष्य मिले हैं उसको लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की, उसके बाद बात करते हैं आवास की, और उसके बाद बात करते हैं अंत्येष्टि संस्कार की। 3 चीज़ों की बात करेंगे। सभी जो साक्ष्य मिले सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे। अन्य चीज़ों की चर्चा तो आगे के टॉपिक में जब सब समाज का विकास हो जाता है और व्यक्ति जब अच्छे से राज्य करने लगता है, कार्य करता है, तो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य होते हैं, उस समय चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला, उन साक्ष्यों के आधार पर जो चीज़ हम समझ पा रहे हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब देखिए कि भोजन अर्थात जीविकोपार्जन, जो भोजन का जो मुख्य साधन था इस समय भी खाद्य संग्रह करना, शिकार करना, ये तो चला ही आ रहा था, ठीक है। अर्थात लोग जो इस समय शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का प्रयोग करते थे। लेकिन साथ साथ हम देखेंगे कि इस समय हम जो दमदमा है, महदहा है, सरायनहर है, तो वहाँ से हमें गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है। गर्त चूल्हा का मतलब है जमीन के अंदर जो खोद करके चूल्हा गड्ढा बना करके बनाया गया, गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला। और वहाँ से आप देखेंगे अजली हड्डी का साक्ष्य मिला। इसका मतलब ये था कि लोग उस गर्त चूल्हे में पशुओं को मार करके, चूँकि अब छोटे छोटे पशुओं का शिकार हो रहा है, तो उसको मार करके और उसमें भून करके खाते होंगे। इसका मतलब आंशिक रूप से अग्नि की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है, आंशिक रूप से अग्नि की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि इस समय हम ये जो भोजन में हम देखेंगे कि लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, और उस मांसाहारी भोजन को जो भोजन करते थे अब पहले की तरह कच्चा नहीं खाते थे, बल्कि अब उसको भून करके खाते थे आग में। आपने देखा, हमने कहा कि सरायनहर, महदहा और दमदमा ये तीनों प्लेस जो उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ से हमें गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले। मतलब मिट्टी ज़मीन पे गड्ढा खोद करके चूल्हा बनाया गया और उसी चूल्हे में पशुओं को भून करके शिकार किया गया और उसको भून करके उसके मांस को लोग खाते थे। तो भोजन में इस समय जो साक्ष्य मिला उसको आपने देखा। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, हम बात करें आवास की। आवास में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक जगह है चौपानी मांडो, ठीक है। तो चौपानी मांडो से यहाँ पर आप देखेंगे कि चौपानी मांडो से हमें क्या है, झोपड़ी के साक्ष्य मिले। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोग धीरे धीरे स्थिर जीवन की ओर अग्रसर हैं, धीरे धीरे स्थिर जीवन की ओर अग्रसर हैं। मतलब यहाँ से अब झोपड़ी का साक्ष्य मिला। अब लोग घास फूस से निर्मित आवास बना करके उस समय अब रहना शुरू कर दिए। तो आवास का साक्ष्य हमें चौपानी मांडो से मिला। अब सांस्कृतिक क्षेत्र में तीसरी जो बात करनी है वो अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार से करनी है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ के लोग
अंत्येष्टि संस्कार से अर्थात अंतिम क्रिया से परिचित थे। मध्य पाषाण काल के लोग अंतिम क्रिया से परिचित थे। इसके पहले अंतिम क्रिया के विषय में जानकारी हमें उतनी नहीं मिल पाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि नियमित रूप से अब अंतिम क्रिया की अर्थात अंत्येष्टि क्रिया की हमें जानकारी मिलती है। अब देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का जगह है, 3 प्लेस हमने कहा है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, सरायनाहर, महदहा एवं दमदमा। ठीक है, सरायनाहर, महदहा, दमदमा से शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर कब्र मिले हैं जिसमें शवों को दफनाया गया था। तो सरायनाहर, दमदमा, महदहा, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है अंतिम संस्कार का। एक प्लेस है भीमबेटका, ठीक है ना, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2 प्लेस मध्य प्रदेश में यहाँ पर देख रहे हैं, भीमबेटका और आजमगढ़। तो भीमबेटका में भी वहाँ से भी शवाधान के साक्ष्य मिले, भीमबेटका से भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे भीमबेटका है, ठीक है, गुजरात का लंघनाज है, भीमबेटका, दूसरा है लंघनाज। तो इन सब जगहों से भी हमें अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से अब देखिए कि मध्य पाषाण काल से जो अंतिम संस्कार के अब साक्ष्य मिलने लगे हैं, वह विभिन्न जगहों पर जो शवाधान है, ठीक है, शवाधान हुए, उससे अंतिम संस्कार का अब साक्ष्य हमें मिलना शुरू हो जाता है। शवाधान की अंतिम क्रिया की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो वहाँ पर जो कब्रें मिली हैं, कब्रों की खुदाई हुई है, शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, उसमें ये देखा गया कि सिर को पश्चिम दिशा में और पैर को पूर्व दिशा में रख करके यहाँ पर दफनाया गया था। तो शवाधान की जो प्रक्रिया थी उसमें आप देखेंगे कि सिर को पश्चिम में और पैर को पूरब में रख करके दफनाया गया। साथ साथ ये भी देखा गया कि जो शवाधान मिली उसमें कुछ उपयोगी वस्तुओं को भी देखा गया कि जैसे खाद्यान्न का हो गया, कुछ खाद्यान्न संबंधित वस्तुएं थी, कुछ उपकरण उसमें मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शवाधान में कुछ मनुष्य के उपयोगी चीज़ों को भी पाया गया। इसका मतलब ये था कि उस समय के लोगों का अगले जीवन में विश्वास था कि व्यक्ति जब आगे जन्म लेगा तो इन चीज़ों का फिर से वह उपयोग करेगा। जब भी शवाधान में मनुष्य के उपयोगी चीज़ों को पाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि तत्कालीन समय के लोगों का अगले जीवन में विश्वास था। ठीक है, तो यह जो अंतिम अंत्येष्टि संस्कार से इस समय के लोग परिचित थे और अंतिम क्रिया का साक्ष्य अर्थात जो शवाधान का साक्ष्य मिला है वो आप देख रहे हैं सरायनाहर से है, महदहा से है, दमदमा से है, भीमबेटका से है, लंघनाज से है। इन सभी जगहों से हमें शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो आप देखिए कि हमने आपसे कहा था कि जो इस समय हम प्रमुख स्थल को देखेंगे और उस स्थल से किन किन चीज़ों को हमें देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ पाए गए हैं। तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट के आधार पर कि अब कृषि से संबंधित, पशुपालन संबंधित, निर्माण संबंधित उद्योग जो जब प्लेस है कौन कौन से हैं, इसको आपने देखा। फिर कहाँ से हम देखेंगे कि आवास के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से अंतिम क्रिया के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से भोजन इत्यादि के। तो यह जो आपने देखा, ये कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर इस आधार पर आप अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपको लगेगा कि इतिहास कठिन नहीं है, इसमें बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेना है और धीरे धीरे जब आप अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है सारे कॉन्सेप्ट पर जो फैक्ट हैं वो बैठते चले जाएंगे और फिर आपको परेशानी नहीं होगी। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि फैक्ट नहीं, बिल्कुल फैक्ट तो कुछ है ही है। हम जो प्लेस बोल रहे हैं तो प्लेस तो फैक्ट ही है ना, लेकिन इतनी बात तो आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इतनी बात जब कई बार आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। पढ़ने का तरीका भी हमने बताया है
कि बहुत तेज़ी में नहीं पढ़ना है, आवर्स को काउंट नहीं करना है, काउंट करना है कि जब तक हम पढ़ाई करते हैं तब तक वो बातें मेरे दिमाग में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, ये ध्यान रखना है कि हमें गुणात्मक अध्ययन करना है। मतलब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम बैठ करके दूसरे जो पढ़ाई कर रहे हैं उतना हमें कि वो 10 घंटा बैठ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हमारी जितनी क्षमता है, सामर्थ्य है, हम उतनी ही देर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। इसमें उस आधार पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पर अब एक चीज़, इस टॉपिक को अब कंक्लूड करने से पहले हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर अब टॉपिक को, जो चीज़ें हम आपको बताए कि जो साक्ष्य मिले हैं, जो परिवर्तन दिखे हैं इस काल में, उन परिवर्तनों को बता दिया, उन साक्ष्यों को बता दिया, उन उपकरणों को बता दिया, सब कुछ बताया। अब जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, जो साक्ष्य उपलब्ध है इस समय के, उसके आधार पर हम इस काल की लास्ट में हम विशेषताओं की बात करें कि इस काल की विशेषताएं क्या थी, जो साक्ष्य मिला उसके आधार पर। तो पहली विशेषता हम देखेंगे, कहेंगे इस काल का प्रमुख उपकरण लघु पाषाणोपकरण था, जिसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। इस काल का प्रमुख उपकरण लघु पाषाणोपकरण था, ठीक है, जिसको हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। दूसरी विशेषता जो साक्ष्य मिला, हमने कहा कि कृषि एवं पशुपालन, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि कृषि एवं पशुपालन की आंशिक शुरुआत हुई। हमने कृषि का भी साक्ष्य देखा, ठीक है, हमने पशुपालन का भी साक्ष्य देखा, लेकिन कहा जाता है कि इन सबों की यहाँ पर आंशिक शुरुआत हुई। कृषि और पशुपालन कहा जाता है कि नवपाषाणकालीन दिन है, लेकिन आंशिक शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। दूसरी बात कि यहाँ पर हम देखेंगे एक मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता, भारत में मानव अस्थि पंजर का प्राचीनतम साक्ष्य, स्केलेटन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मानव अस्थि पंजर का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में ही मिला है। ठीक है, मानव अस्थि पंजर का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य का पाषाण काल में मिला, स्केलेटन का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिला। यह जो मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है वह है महदहा, सरायनाहर, ये दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हैं। एक प्लेस है लेखिया, ठीक है, महदहा, सरायनाहर, लेखिया और एक है लंघनाज। तो महदहा, सरायनाहर ये दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हैं और लेखिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में है। तो इन चारों, लंघनाज आप जान रहे हैं गुजरात में, पहले बता चुके हैं। तो महदहा, सरायनाहर, लेखिया, लंघनाज से मानव अस्थि पंजर का यहाँ पर हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यह मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखे हैं कि इस काल के लोग चित्रकारी से भी परिचित थे। इस काल के मध्य पाषाण काल के लोग चित्रकारी से परिचित थे। मध्य प्रदेश में प्लेस है भीमबेटका, ठीक है, तो भीमबेटका से चित्रित शैलाश्रय के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ऐसे पत्थर का आवास गुहा जो था भीमबेटका में, वहाँ पे गुहा में चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, चित्रित शैलाश्रय का साक्ष्य मिला। मतलब गुहा में जो दीवारों पर मतलब खोद करके चित्र बनाया गया था। ये जो चित्र बनते थे मानव के, पशु के, पक्षी के, मानव, पशु, पक्षी के चित्र वहाँ पर बनते थे। उसके पीछे रीजन ये था कि मानव, ये कहा जाता है, अनुमान लगाया गया कि मानव अपने चित्रकारी में
उन्हीं पशु पक्षियों को चित्रित करता था जिसका वो शिकार करता था। ठीक है ना। तो मानव पशु पक्षी के यहाँ पर हम देखते हैं कि साक्ष्य मिले हैं चित्रकारी में। साथ ही साथ यह कह सकते हैं दूसरे रूप में कि यह मनोरंजन का भी एक साधन हो सकता है। एक तो ये था कि जिसका शिकार करते हैं उसको लगाएं, विभिन्न ऐसे भी चित्रकारी वहाँ पर हुए जो एक मनोरंजन का साधन हो सकता है। यहाँ पर एक अगली विशेषता आप देखेंगे इस समय में कि मध्य पाषाण काल के लोगों को लोकोत्तर जीवन में विश्वास था। लोकोत्तर जीवन में विश्वास था, जिसकी चर्चा अभी से हम कुछ समय पहले अभी तुरंत किए हैं कि सरायनहर महदहा इन दोनों जगहों के समाधान से, ठीक है, मानव के उपयोगी वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। सरायनहर और महदहा दो प्लेस है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सरायनहर और महदहा उत्तर प्रदेश के ये दोनों प्लेस हैं, प्रतापगढ़ जिले के। यहाँ पर जब कब्रों में देखा गया, समाधान जो था यहाँ पे जो समाधान मिले, इन समाधानों में देखा गया कि मानव के उपयोगी जैसे खाद्यान्न पदार्थ को देखा गया, या उनके द्वारा उपयोगी जो उपकरण थे, बर्तन इत्यादि थे, उसको रखा गया था। तो उनके उपयोगी वस्तुओं के साक्ष्य सरायनहर और महदहा से मिले। इससे यह अनुमान लगाया गया कि तत्कालीन समय के लोगों का लोकोत्तर जीवन में विश्वास था, मतलब अगले जीवन में विश्वास था। तो यह हमने कहा कि मध्य पाषाण काल को कंक्लूड करने से पहले जो इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर हम फोकस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, और उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर जो साक्ष्य मिला है उसको विशेषताओं के आधार पर रख करके बताया। तो आशा हम करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मध्य पाषाण काल के भी विषय में जो हमने बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अब पढ़ाई करने के तरीके को हमने बताया है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, इसको आत्मसात करना है, और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रश्न बने हैं या भविष्य में बनेंगे, ठीक ढंग से अगर आपने इसको समझा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसी आशा के साथ अब मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। कल अब पाषाण काल का आखिरी टॉपिक नौ पाषाण काल होगा, उसको देखेंगे उस समय क्या परिवर्तन होता है। धन्यवाद।